नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे उस कहानी में उतरने वाले हैं जो इतिहास के सबसे दिलचस्प विरोधाभासों में से एक है, आज़ाद हिंद फौज की कहानी। शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प सवाल से करते हैं। आखिर कैसे एक सेना जिसे बर्मा के जंगलों में करारी हार मिली, उसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों पर इतना घातक प्रहार कर दिया? ये कोई साधारण कहानी नहीं है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा बोस का कट्टर राष्ट्रवादी मार्ग। उस दौर को जरा इमेजिन कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम में दो बिल्कुल अलग नजरिए काम कर रहे थे। एक तरफ महात्मा गांधी का विजन था जो पूरी तरह से अहिंसा और आत्मनिर्भर गांवों के विकास पर आधारित था, और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस का बिल्कुल प्रैक्टिकल नजरिया, जिनका साफ मानना था कि आज़ादी के लिए सशस्त्र संघर्ष और तेज औद्योगिक आधुनिकीकरण ही एकमात्र रास्ता है। इसी कट्टर साम्राज्यवाद विरोध के चलते बोस ने वो किया जो शायद ही कोई सोच सकता था। 1940 में नजरबंदी से भागकर अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंचना और फिर पनडुब्बी से जापान की खतरनाक यात्रा करना। उनका सिर्फ एक इकलौता लक्ष्य था, भारत की आज़ादी। और इसके लिए उन्होंने धुरी राष्ट्रों यानी एक्सिस पावर्स से सैन्य मदद लेने में भी संकोच नहीं किया, चाहे उनका मानवाधिकार रिकॉर्ड कैसा भी रहा हो। खैर, जब ये सब हो रहा था तभी दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम INA का जन्म होता है। अब सवाल ये है कि आखिर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों ने पाला क्यों बदला? वजह बिल्कुल साफ थी, उनके अंदर उबलती राष्ट्रवादी भावना, अंग्रेजों के नस्लीय भेदभाव से उपजा धोखे का एहसास, और हाँ, जापानी क्रूरता से खुद को बचाने की एक स्वाभाविक जरूरत। लेकिन ये पहली कोशिश ज्यादा दिन नहीं चल पाई। जापानी सेना की बहुत ज्यादा दखलंदाजी और भारतीयों को सच्ची आज़ादी देने से उनके इनकार के चलते दिसंबर 1942 तक इस पहली INA को भंग करना पड़ा। ये यकीनन एक बड़ा झटका था। और फिर कहानी में नया मोड़ आता है जब नेताजी ने सेना को पुनर्जीवित किया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 30,000। जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुंचते ही बोस ने सिर्फ युद्धबंदियों तक सेना को सीमित नहीं रखा, बल्कि 30,000 से ज्यादा उत्साहित आम नागरिकों को भी इसमें जोड़ लिया। आम लोग अब हथियार उठाने को तैयार थे। और ये रफ्तार सचमुच हैरान कर देने वाली थी। देखते ही देखते नवस्थापित इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सदस्यों की संख्या एक साल के भीतर 72 शाखाओं में 2 लाख के आंकड़े को पार कर गई। बॉस के करिश्माई नेतृत्व ने जैसे सब में जान फूंक दी थी। उन्होंने साफ कहा कि सिंगापुर के पतन का अर्थ है ब्रिटिश साम्राज्य का पतन और भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत। इस बात ने जनता के बीच एक अलग ही ऊर्जा पैदा कर दी। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उस समय के हिसाब से क्रांतिकारी था। अंग्रेजों की मार्शल रेस थ्योरी को पूरी तरह से खत्म करके उन्होंने मिश्रित जातियों की ब्रिगेड बनाई, महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट खड़ी की और धर्म या जाति से ऊपर उठकर सबका एक साथ भोजन करना अनिवार्य कर दिया। ये सिर्फ एक सेना नहीं, बल्कि एक नए भारत की जीती जागती तस्वीर थी। फौज तैयार थी, अब वक्त था भारत के लिए सैन्य अभियान का। सोचिए, मार्च 1944 के उस भावुक पल को। INA और जापानी सेना ने मिलकर भारत बर्मा सीमा को पार किया और भारत की जमीन मोइरांग में अपना तिरंगा फहरा दिया। एक आज़ाद भारत का सपना अब बिल्कुल सामने नजर आ रहा था। लेकिन फिर शुरू होता है गतिरोध, मॉनसून और हार का एक मुश्किल दौर। जंग के मैदान का ये गणित देखिए। INA और जापानी सेना की संख्या अंग्रेजों के सामने बहुत ही कम थी। 1,50,000 ब्रिटिश सैनिकों के सामने सिर्फ 12,000 INA सैनिक। ऊपर से ब्रिटिश सेना को आसमान से लगातार अमेरिकी रसद मिल रही थी। और फिर एक के बाद एक कई झटके लगे। लंबी घेराबंदी ने राशन खत्म कर दिया, समय से पहले आए मानसून ने सड़कों को धो डाला और मलेरिया बुरी तरह फैल गया। आखिरकार जुलाई 1944 में उन्हें भारी मन से पीछे हटने का आदेश देना पड़ा। पर क्या ये कहानी का अंत था? बिल्कुल नहीं। यहीं से शुरू होती है मुकदमों के माध्यम से राजनीतिक विजय। हमारे मन में ये सवाल आना लाजमी है कि जो सेना हार चुकी थी, जिसके सैनिक बंदी बन चुके थे, आखिर उसने पूरे देश में एक ऐसी क्रांति कैसे भड़का दी जिसे रोकना नामुमकिन हो गया? इसका सीधा जवाब है नवंबर 1945 के लाल किले के ऐतिहासिक मुकदमे, जब अंग्रेजों ने 3 प्रमुख INA अधिकारियों सहगल, शाहनवाज और ढिल्लों पर पब्लिक ट्रायल शुरू किया। तो इस एक कदम ने पूरे देश के गुस्से को भड़का दिया।
और फिर शुरू हुआ एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट जिसमें सबको हिलाकर रख दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसी धुर विरोधी पार्टियां साथ आ गईं। सड़कों पर लोग उतर आए, रॉयल इंडियन एयरफोर्स में हड़ताल हो गई और सबसे बड़ी बात, रॉयल इंडियन नेवी के 78 जहाज़ों में बगावत हो गई। ब्रिटिश सरकार को अब समझ आ गया था कि भारतीय सेना अब उनकी वफादार नहीं रही। मतलब साफ था, इना की असली और सबसे बड़ी जीत मैदान जंग में नहीं हुई। उनकी जीत पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक और राजनैतिक थी, जिसने ब्रिटिश राज के औपनिवेशिक सैन्य भरोसे की नींव ही उखाड़ फेंकी। पूरी तरह से हारने के बाद भी बोस का वो अटूट विश्वास कि दिल्ली के रास्ते कई हैं और दिल्ली अभी भी हमारा लक्ष्य है, इसी ने आज़ादी के लिए वो मजबूत मनोवैज्ञानिक जमीन तैयार की जिसे कोई रोक नहीं सकता था। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर सबसे बड़ी जीत हमेशा हथियारों और युद्ध के मैदान में नहीं जीती जाती, तो आईने की ये कहानी हमें एक एकजुट राष्ट्रीय इच्छा शक्ति और एक विचार की अजेय शक्ति के बारे में क्या सिखाती है? जरा सोचिएगा।